हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर फिनिश किया था वैल्यू ऑफ सप्लाई सीए स्टूडेंट्स के लिए। आज जो है बेटा, आज की क्लास में हम करेंगे रूल्स, जो है हमारे सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। रूल्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑफ सर्विसेज। जैसा कि बेटा हमने बात की थी पिछली क्लास में, सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 ने बताया था कि अगर वैल्यूएशन नहीं हो पाती सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो उस केस में क्या किया जाएगा बेटा। उस केस में बेटा लगेंगे वैल्यूएशन के रूल्स, जो कहां पर डिफाइन किए गए थे, चैप्टर 4 में वो डिफाइन किए गए थे बेटा, सीजीएसटी रूल्स के। ठीक है, तो आज शुरू हम कर रहे हैं उन रूल्स को। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला जो रूल आता है बेटा, वो आता है रूल 27। रूल 27 क्या बात करता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। उस सप्लाई की वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा है जहां पर गुड्स या सर्विसेज की जो सप्लाई की जा रही है उसके रिगार्डिंग कंसिडरेशन जो है बेटा वो मनी फॉर्म में नहीं है कंप्लीटली। तो उस केस में वैल्यूएशन कैसे की जाएगी उस सप्लाई की। ठीक है, where the supply of goods or services is for a consideration not wholly in money, the value of supply shall, clause A, be the open market value of such supply। क्लॉज ए बात करता है कि ओपन मार्केट वैल्यू जो है उस सप्लाई की कंसीडर की जाएगी। क्लॉज ए बात करता है कि जो ओपन मार्केट वैल्यू है उस सप्लाई की, उसे कंसीडर करिए, वो क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी उस सप्लाई की। जैसे बेटा एक एग्जांपल ले, सपोज आप जाते हैं बेटा बिग बाज़ार में, और बिग बाज़ार में जब गए तो वहाँ पर आपकी निगाह पड़ी कि ऑफ़र चल रहे हैं आजकल। क्या ऑफ़र चल रहा है बेटा? वहाँ पर थी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर दिखने वाली शर्ट्स, और शर्ट्स पे ऑफ़र लगा हुआ था बाय 1 गेट 1 फ्री। तो आपने देखा कि यही मौका है, क्यों ना एक शर्ट के दाम में 2 शर्ट हम खरीद लें। लेकिन जो एक शर्ट वो खरीदने के लिए बोल रहे थे उसका प्राइस कितना था बेटा? उसका प्राइस था बेटा ₹2000, यानी 2000 रुपये में आपको 2 शर्ट्स मिल रही थी। ये ऑफर वहाँ पर चल रहा था। तो इस केस में बेटा ये जो फ्री वाली शर्ट मिल रही है इसका जो वैल्यूएशन होगा वो कैसे होगा? रूल 27 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो क्लॉज ए यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। और क्लॉज ए क्या बात करता है बेटा? बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। जो ओपन मार्केट वैल्यू है किसकी? शर्ट की, वो कंसिडर की जाएगी। एक शर्ट की बेटा कितनी है ओपन मार्केट वैल्यू? 2000 रुपीज़। और 2 शर्ट्स की कितनी हो जाएगी? ₹4000। तो इस केस में जो जीएसटी अप्लाई होगा बेटा वो 4000 रुपीज़ पर होगा, ना कि 2000 पर। समझ आ गया बेटा? ओपन मार्केट वैल्यू चेक की जाएगी इस तरह। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज पर। If the open market value is not available under clause A, be the sum total of consideration in money and any such further amount in money as is equivalent to the consideration not in money if such amount is known at the time of supply। देखिए क्या बात करता है, क्लॉज बी बात करता है कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, यानी क्लॉज ए एप्लीकेबल नहीं हो रहा। समझ आ गया बेटा? क्लॉज ए एप्लीकेबल नहीं होगा तभी क्लॉज बी एप्लीकेबल होगा। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है बेटा? इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल अंडर क्लॉज ए, बी द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी एंड एनी सच फर्दर अमाउंट इन मनी एज इक्विवेलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी इफ सच अमाउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। देखिए क्या बात करते हैं, एक ओल्ड एंटीक फर्नीचर की सेल की जा रही है बेटा। ठीक है, और ये जो एंटीक फर्नीचर की सेल की गई है किस कंसिडरेशन के अगेंस्ट की गई है? कंसिडरेशन जो ली है वेंडर ने, सप्लायर ने, उसने लिया है बेटा ₹20,000, और साथ में उसने एक न्यू फर्नीचर लिया है। ठीक है, न्यू फर्नीचर। तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन है क्या बेटा? कंप्लीटली मनी फॉर्म में है। आंसर इज नो, मनी फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर बेटा रूल 27 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस केस में बेटा देखिए क्लॉज भी क्या बात कर रहा है? क्लॉज भी बात कर रहा है जो कंसिडरेशन मनी फॉर्म में है बेटा वो तो है ही, लेकिन जो कंसिडरेशन मनी फॉर्म में नहीं है हम उसका क्या करेंगे? मनी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। यानी न्यू फर्नीचर का मनी इक्विवेलेंट चेक करिए। सपोज इस न्यू फर्नीचर की जो मनी इक्विवेलेंट है वो है रुपीज़ बेटा 35,000।
तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी बेटा ₹55,000। ठीक है, क्लॉज बी ये बात करता है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्लॉज सी पर। इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी। देखिए क्लॉज ए भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, क्लॉज बी भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तब क्लॉज सी एप्लीकेबल होगा। सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। क्लॉज सी क्या बात करता है कि अगर क्लॉज ए क्लॉज बी दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है तो उस सप्लाई की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आप लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स या सर्विसेज उनकी वैल्यू देख लीजिए। ठीक है, जैसे बात करें बेटा एक एग्जांपल की, एक कस्टमाइज यूनिट है बेटा एसी की जो मिस्टर ए के ऑफिस में इंस्टॉल की गई है। ठीक है बेटा, मिस्टर ए के ऑफिस में ये जो एसी है बेटा ये कंपनी ने कस्टमाइज किया है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ मिस्टर ए, और जब इनके ऑफिस में ये इंस्टॉल किया गया है तो कंपनी ने क्या लिया है उनसे, ₹40,000 लिए हैं, और साथ ही जो मिस्टर ए का बेटा ओल्ड एसी था, ओल्ड एसी उसे भी उन्होंने साथ में ले लिया है। दूसरी तरफ बेटा कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बिल्कुल सेम एसी जो है मिस्टर बी के यहाँ पर भी इंस्टॉल किया है और उसके लिए कंपनी ने चार्ज किया है ₹60,000। सेम एसी का मतलब क्या है, सेम का मतलब है कि बेटा जो उसकी फंक्शनैलिटी है एसी की, या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, या बेटा फीचर्स है, या फंक्शनल कंपोनेंट्स है, या मटेरियल है, या क्वालिटी है, वो बिल्कुल सेम है। यानी लाइक काइंड एंड क्वालिटी इसे हम बोलते हैं कि फंक्शनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में, फंक्शनल कंपोनेंट्स में, या मटेरियल या रेपुटेशन सब में वो सेम है। तो उस केस में कंपनी ने कितने चार्ज किए मिस्टर बी से, 60,000। तो हम यहाँ पर बेटा इस एसी की क्या वैल्यू लेंगे, इसकी भी हम 60,000 कंसिडर करेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया। क्लॉज सी ये बात करता है लाइक काइंड इन क्वालिटी का मतलब होता है कि वो गुड्स या सर्विसेज जो कंपैरेबल हों, किस नेचर में कंपैरेबल हों, उनकी क्वालिटी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका फंक्शन, उनका रेपुटेशन ऑफ गुड्स, उनमें यूज़ किया गया मटेरियल, वो बेटा क्या हो, सिमिलर हो हर एस्पेक्ट में, उन्हें बोला जाता है लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए क्लॉज सी तक हम आ गए हैं। अब बात करते हैं बेटा क्लॉज डी की। क्लॉज डी क्या बात करता है, इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट डिटर्मिनेबल अंडर क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, तीनों क्लॉजेज में वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पाती, तब कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो लॉ बात करता है बेटा उस केस में जो वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी वो की जाएगी रूल 30 या रूल 31 के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ आ गया। बात करते हैं बेटा एक एग्जांपल की जो दिया हुआ है रूल्स में, पढ़ लेते हैं। वेयर अ न्यू फोन इज सप्लाइड फॉर ₹20,000 along with the exchange of an old phone, and if the price of new phone without exchange is 24,000, the open market value of new phone is ₹24,000। एक न्यू फोन सप्लाई किया जा रहा है बेटा ₹20,000 में, साथ ही उसके साथ जो है एक ओल्ड फोन भी बेटा एक्सचेंज किया जा रहा है। ठीक है, एंड इफ द प्राइस ऑफ न्यू फोन विदाउट एक्सचेंज इज 24,000, न्यू फोन का जो प्राइस है बेटा विदाउट एक्सचेंज वो कितना है, वो है 24,000। तो इस केस में जो ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगी न्यू फोन की वो कितनी हो जाएगी बेटा, ₹24,000 हो जाएगी। इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल हमने अभी किया था। नेक्स्ट, where a laptop is supplied for ₹40,000 along with the barter of a printer that is manufactured by the recipient, and the value of printer known at the time of supply is ₹4,000, but the open market value of laptop is not known. The value of supply of laptop is ₹44,000। देखिए क्या बात करता है केस टू। केस टू बात करता है कि एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है। सप्लायर जो है वो क्या कर रहा है, रेसिपिएंट को लैपटॉप प्रोवाइड करा रहा है, और जो रेसिपिएंट है वो सप्लायर को बदले में क्या दे रहा है, प्रिंटर दे रहा है बेटा। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन के बदले में जो सप्लायर है वो कितनी अमाउंट चार्ज कर रहा है, ₹40,000 चार्ज कर रहा है रेसिपिएंट से। अब जो लैपटॉप है उसकी ओपन मार्केट वैल्यू जो है वो नहीं पता, लेकिन जो प्रिंटर है उसकी मार्केट वैल्यू पता है कि ये प्रिंटर जो है वो 4,000 का है। तो लॉ बात करता है कि इस सिचुएशन में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी इन गुड्स की वो क्या हो जाएगी, ₹44,000 हो जाएगी। ये कौन से केस में फॉल कर गया बेटा, ये कौन से क्लॉज में फॉल कर रहा है बेटा, ये फॉल कर रहा है क्लॉज बी में, जहां पर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं होती गुड्स की, तो उस केस में हम मनी इक्विवेलेंट वैल्यू उसकी देख लिया करते हैं। ठीक है, समझ आ गया।
चलिए यहाँ पर बेटा हमारा रूल 27 खत्म होता है। रूल 27 के 4 क्लॉजेस हमने पढ़े। ध्यान रखना बेटा, ये जो सीक्वेंस है उसे फॉलो किया जाता है, आपको सीक्वेंस फॉलो करना है विद इन द रूल। ये जो सीक्वेंस है बेटा क्लॉजेस का, ये हमेशा फॉलो करना होता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो रूल 27 में 4 क्लॉज ए क्या बात करता था? ओपन मार्केट वैल्यू। देखिए क्लॉज बी बात करता था कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो मनी कंसिडरेशन प्लस मनी इक्विवेलेंट ऑफ दैट कंसिडरेशन विच इज प्रोवाइडेड। क्लॉज सी बात करता था अगर क्लॉज ए या क्लॉज बी में वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पाती तो क्लॉज सी में हो जाएगी। क्लॉज सी क्या बात करता था? लाइक काइंड एंड क्वालिटी के जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू ले लीजिए। और क्लॉज डी बात करता था अगर तीनों क्लॉजेज में डिटरमाइन ना हो पाए वैल्यू तो आप रूल 30 या 31 में चले जाइए। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट रूल 28, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू एन एजेंट। एजेंट के अलावा सप्लाई किसे की जा रही है? गुड्स या सर्विसेज की डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन के बिटवीन ये सप्लाई हो रही है, तो उस केस में रूल 28 अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होता है बेटा वो ये होता है कि सर ये डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं? तो याद करिए बेटा, सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन में हम रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और ये हमने कौन से चैप्टर में करी थी कवर बेटा? सप्लाई में, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में। ठीक है, वहाँ पर हमने समझा था रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन को, और साथ ही वहाँ पर हमने डिस्टिंक्ट पर्सन की भी डेफिनेशन को कवर कर लिया था जो सेक्शन 25 के सबसेक्शन 4 और 5 बताते हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू दिला देता हूँ कि रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन होता क्या है। आइए ज़रा समझते हैं। तो रिलेटेड पर्सन को लॉ क्या बात करता है? पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन इफ। दो पर्सन बेटा रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे, कब कहलाएंगे? इफ सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस। एक दूसरे बिजनेस के वो ऑफिसर है या डायरेक्टर हैं। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस। लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है बेटा बिजनेस में। सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और ओन करता है मोर देन या इक्वल्स टू 25% वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ दैम। एक तीसरा पर्सन जो है बेटा कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पर्सन को, या वो क्या करता है? ओन करता है, होल्ड करता है। उसका जो स्टेक है उनके बिजनेस में वो कितना है? एटलीस्ट 25% है। या जो वोटिंग शेयर्स हैं या स्टॉक है उनमें जो उसका शेयर है वो एटलीस्ट 25% है। ठीक है बेटा। वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर पर्सन। जो कोई एक पर्सन में से, दोनों पर्सन में से कोई एक पर्सन बेटा दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थर्ड पर्सन कोई कंट्रोल कर रहा है उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। वो दोनों पर्सन मिलके किसी तीसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहे बेटा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये क्या होंगे? रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। सच पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। सेम फैमिली के बेटा मेंबर है तब भी ये पर्सन क्या हो जाया करते थे? रिलेटेड पर्सन। वन ऑफ दैम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर ऑफ द अदर। दोनों में से एक पर्सन क्या है? एक दूसरे पर्सन का सोल एजेंट है या डिस्ट्रीब्यूटर है या कंसेशनर है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। और बेटा डिस्टिंक्ट पर्सन में हमने क्या पढ़ा था? डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 और 5 एक्सप्लेन करते हैं एज। देखिए समझिए, हमने पढ़ा था बेटा जब बेसिक क्लासेस हमारी चल रही थी जीएसटी की, जो पर्सन होता है उसे स्टेट वाइज है बेटा रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जितने स्टेट में उसके एस्टेब्लिशमेंट है उतने उसके रजिस्ट्रेशन होंगे। सपोज बात करें वो दिल्ली में है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन है दिल्ली में, और दूसरी उसकी यूनिट है बेटा वो है यूपी में, तो यूपी के लिए वो अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा था ये जो दिल्ली की यूनिट है और यूपी की यूनिट है ये क्या है बेटा? ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाया करती हैं। साथ ही ये हमने देखा था कि बेटा कि एक पर्सन एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है एक स्टेट में, उसके पास ऑप्शन है। तो इन केस अगर पर्सन एक स्टेट में बेटा एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लेता है, सपोज दिल्ली में उसकी 2 यूनिट है बेटा, अब दोनों यूनिट के लिए उसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो उस केस में लॉ बात करता है कि ये जो दोनों यूनिट है ये आपस में क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी डिस्टिंक्ट पर्सन। मैं जो यहाँ पर बेटा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बेटा स्टेट। स्टेट के साथ साथ यहाँ पर बेटा यूटीज़ को भी कवर कर लिया गया है। यानी अगर वो पर्सन दिल्ली में है और दूसरा जो है वो यूपी में ना होकर किसी यूटी में है, जैसे चंडीगढ़ में है, तब भी बेटा ये क्या कहलाएंगे? ये दोनों यूनिट आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। स्टेट भी इंक्लूड है और यूटीज़ भी इंक्लूड है। तो रूल 28 बात करता है कि सप्लाई की वैल्यू क्या होगी
अगर सप्लाई की जो ट्रांजैक्शन हुई है वो किसके साथ हुई है, बिटवीन द डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन। ध्यान देना बेटा, एजेंट के केस पर ये एप्लीकेबल नहीं है रूल 28, उसके लिए रूल 29। ठीक है, चलिए क्लॉज ए, बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ क्लॉजेस पढ़ लेते हैं। बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओपन मार्केट वैल्यू चेक करिए उस सप्लाई का। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिलती तो क्लॉज बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। अब एक ध्यान देना बेटा, जो प्रीवियस रूल आपने पढ़ा उसमें और इसमें क्लॉज बी में क्या डिफरेंस है। जो रूल 27 का क्लॉज सी था बेसिकली उसे यहाँ पर क्लॉज बी कर दिया गया है रूल 28 में। ठीक है बेटा, तो अगर ओपन मार्केट अवेलेबल नहीं होती तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज की वो कैसे कंसिडर की जाएगी, वो देखी जाएगी वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ठीक है, समझ आ गया। और क्लॉज सी, इफ द वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी, the value as determined by the application of rule 30 और rule 31 in that order। तो अगर clause B भी applicable नहीं होता तो उस केस में जो रूल 30 है और 31 है बेटा उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी। लेकिन बेटा यहाँ पर प्रोविजो है, प्रोविजो क्या बात करती है समझिए, दो प्रोविजो है। नंबर 1, प्रोवाइडेड दैट where the goods are intended for further supply as such by the recipient, the value shall at the option of the supplier be an amount equivalent to 90% of the price charged for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his customer, not being a related person। लॉ क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए बेटा, समझाता हूँ एक एग्जांपल से आपको। बाटा कंपनी शूज मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब बाटा कंपनी जो है यूपी में सपोज इनकी बेटा फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो यूपी में लगी हुई है, और वहीं पर उनका एक बेटा शोरूम भी है। ठीक है, एक शोरूम जो है इस बाटा कंपनी का है वो है बेटा दिल्ली में। तो दिल्ली वाली जो यूनिट है और यूपी वाली जो यूनिट है ये आपस में क्या है बेटा, ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। अब सपोज जो शोरूम है यूपी वाला वो सप्लाई करता है बेटा गुड्स दिल्ली वाली यूनिट को। ठीक है, यानी सप्लायर कौन हो गया, यूपी वाली यूनिट, और रेसिपिएंट कौन हो गई, दिल्ली वाली यूनिट। ठीक है बेटा, अब जो यूपी वाली यूनिट है सपोज एक पर्टिकुलर टाइप के शूज़ जो है वो 2000 पर यूनिट पर चार्ज किया करती है अपने कस्टमर से जो कि अनरिलेटेड है। ठीक है, साथ ही इन शूज़ को वो सप्लाई करती है दिल्ली वाली यूनिट को। तो दिल्ली वाली जो यूनिट है वो भी एज सच सप्लाई कर देती है, यानी 2000 के ही सप्लाई कर देती है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और चेंजेस। तो लॉ यहाँ पर बात करता है कि जो सप्लायर है जो बाटा कंपनी है इन गुड्स के रिगार्डिंग वो बेटा ऑप्शन है उसके पास, या तो इस सप्लाई की वैल्यू वो 90% ले ले, यानी कितने ले ले, 1800 रुपीज़ पर यूनिट वो ले सकता है, या 2000 ले सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, जो रेसिपिएंट है वो गुड्स को कैसे सप्लाई करेगा, एज सच वो सप्लाई करेगा। ये बात की गई है प्रोविजो नंबर 1 में। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं सेकंड प्रोविजो की। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, the value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value of the goods or services। देखिए बेटा, सेकंड प्रोविजो बात करती है कि अगर ये रेसिपिएंट, ये वाला जो रेसिपिएंट है ये फुल आईटीसी ले रहा है उन गुड्स पर, आईटीसी फुल आईटीसी ले रहा है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है, जो टैक्स लग के आ रहा है उसका वो पूरा का पूरा क्रेडिट ले रहा है। तो उस केस में रेसिपिएंट बेटा इनवॉइस बना रहा है गुड्स का, वो ही उन गुड्स के लिए क्या मानी जाएगी, ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए बात करते हैं रूल 29 की, जो अप्लाई होता है एक एजेंट पर। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट। अब बेटा एजेंट के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कंसिडर की जाएगी, तो सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात है कि एजेंट होता क्या है। तो आइए बेटा एजेंट को समझते हैं, एजेंट क्या होता है। तो देखिए बेटा एजेंट को क्या डिफाइन करता है लॉ, एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग factor, broker, commission agent, RTA, deal creditor agent, an auctioneer or any other mercantile agent by whatever name called, who carries on business of supply or receipt of goods or services on both on behalf of another। देखिए लॉ क्या डिफाइन कर रहा है, एजेंट का मतलब क्या है, एक पर्सन जिसमें क्या क्या इंक्लूड कर लिया गया है, फैक्टर को भी इंक्लूड कर लिया गया बेटा, ब्रोकर को भी, कमीशन एजेंट को भी, आरटीए को भी, डेल क्रेडिटर एजेंट को भी, ऑक्शनर को भी, मर्केंटाइल एजेंट को भी।
इन सभी को एजेंट में कवर कर लिया गया है। ये पर्सन क्या करता हो, कैरी करता हो बिजनेस, अपने प्रिंसिपल का ये बिजनेस कैरी करता हो, सप्लाई करता हो या रिसीट करता हो बेटा गुड्स की या सर्विसेज की, या दोनों करता हो, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा बेटा, वो पर्सन कहलाएगा एजेंट। ठीक है, समझ आ गया क्या होता है एजेंट। अब देखते हैं रूल 29 क्या बोलता है वैल्यूएशन के रिगार्डिंग। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट शेल be the open market value of the goods being supplied, or at the option of the supplier be 90% of price charged for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his customer, not being a related person where the goods are intended for further supply by the recipient। देखिए बेटा क्लॉज ए क्या बात करता है, क्लॉज ए बात कर रहा है बेटा दो ऑप्शन की। जो प्रोविजो हमने बेटा रूल 28 की पढ़ी थी, एक तो वो, और दूसरा जो फर्स्ट क्लॉज हर रूल में है ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, एक वो। दोनों में ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है बेसिकली सप्लायर को। देखिए जब वैल्यूएशन करेंगे तो सप्लायर के पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, या तो ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू क्लॉज ए की बात कर रहे हैं, और 90% ऑफ द वैल्यू जो बेटा रेसिपिएंट ने चार्ज की है, किससे, अपने अनरिलेटेड पर्सन। क्लॉज ए जो है बेसिकली बेटा ऑप्शन प्रोवाइड करा रहा है, इधर ओपन मार्केट वैल्यू ले लें या 90% ऑफ द वैल्यू चार्ज बाय द रेसिपिएंट फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन, ये वो दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकता है। चलिए क्लॉज बी की बात करते हैं। क्लॉज बी बात करता है वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर क्लॉज ए, the same shall be determined by the application of rule 30 और rule 31 in that order। क्लॉज बी बात करता है कि अगर सप्लाई क्लॉज ए के अकॉर्डिंग डिटरमाइन नहीं की जाती तो रूल 30 या रूल 31 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन की जाएगी। एक एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए क्या बात करता है एग्जाम्पल। अ प्रिंसिपल supplies groundnut to his agent and the agent in supplying groundnuts of like kind and quality in subsequent supplies at a price of rupees 5000 पर क्विंटल ऑन द डे ऑफ सप्लाई। देखिए प्रिंसिपल जो है ग्राउंड नट सप्लाई कर रहा है अपने एजेंट को, और जो एजेंट है बेटा वो सप्लाई कर रहा है ग्राउंड नट्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, यानी उन ग्राउंड नट्स से लाइक काइंड एंड क्वालिटी की वो ग्राउंड नट सप्लाई करता है 5000 रुपीज़ पर क्विंटल ऑन द डे ऑफ सप्लाई। ठीक है बेटा। Another independent supplier is supplying groundnuts of like kind and quality to the said agent at the price of 4550 rupees per quintal। एक दूसरा इंडिपेंडेंट सप्लायर है बेटा ग्राउंडनट्स का, वो सप्लाई कर रहा है उन ग्राउंडनट्स की लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाली ग्राउंडनट्स की उस एजेंट को किस प्राइस पर, 4550 रुपीज़ पर क्विंटल पर। द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय द प्रिंसिपल शेल बी 4550 rupees per quintal, or where he exercise the option the value shall be 90% of 5000 rupees। समझ आया बेटा। तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो क्या ली जाएगी, 90% ऑफ द प्राइस, जिस प्राइस पर प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है उसका 90%। दूसरा जो इंडिपेंडेंट सप्लायर है जो एजेंट को सप्लाई कर रहा है वो वैल्यू, इन दोनों वैल्यू में से जो वो चूज करना चाहे कर सकता है। ठीक है बेटा, समझ आया। 5000 का 90% कितना हो जाएगा बेटा, 4500, और जो इंडिपेंडेंट सप्लायर है वो 4550 रुपीज़ में ऑलरेडी सप्लाई कर रहा है। तो ये ऑप्शन है सप्लायर के पास कि वैल्यू ऑफ सप्लाई दोनों में से कोई भी वो ले सकता है। अब बेटा रूल 30 की बात करते हैं। रूल 30 क्या बात करता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट। बेसिकली बेटा ये कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन करता है। Where the value of supply of goods or services or both is not determinable by any of the preceding rules of this chapter, value shall be 110% of the cost of production or manufacture or cost of acquisition of such goods or the cost of provision of such service। देखिए क्या बात कर रहा है रूल 30। रूल 30 बात करता है कि अगर preceding rules जो हमने रूल्स पढ़े 27, 28, 29 वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पाती इन रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी, वैल्यू शैल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तीनों में से जो अवेलेबल हो उसका 110% क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और सर्विस के केस में क्या होगा बेटा 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस।
ठीक है, समझ आ गया। ये रूल 30 था बेटा। रूल 31 बात करते हैं रेजिडुअल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ। देखिए रेजिडुअल मेथड है where the value of supply of goods or services both cannot be determined under rule 27 to 30। रूल नंबर 27 से लेके बेटा 30 तक अगर वैल्यू डिटरमाइन नहीं होती तो रूल 31 बात करता है रेजिडुअल मेथड की। द सेम शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग रीजनेबल मीन्स कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड द जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 एंड द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कि बेस्ट जजमेंट मेथड के तरीके से जो है फिर वैल्यूएशन की जाएगी। अगर कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो जो सेक्शन 15 के प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग, जो सब सेक्शन 2 है या 3 है बेटा, उन्हें ध्यान में रखते हुए और जो इस चैप्टर के प्रोविजन है उनको माइंड में रखते हुए वैल्यू जो है डिटरमाइन की जाएगी। यानी जो इंटेंशन है लॉ मेकर की उन्हें ध्यान में रखते हुए वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। प्रॉपर ऑफिसर जो होगा सारे प्रोविज़न जो है वो कंसिडर करेगा, गुड्स या सर्विस जो है उसकी वैल्यू को फिर उनके अकॉर्डिंग डिटरमाइन करेगा। जो भी वैल्यू कंप्यूट होके आएगी फिर वो रूल 31 के अकॉर्डिंग मानी जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन इस केस की एक प्रोविजो है, क्या? इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज द सप्लायर मे ऑप्ट फॉर दिस रूल इग्नोरिंग रूल 30। जहाँ पर बेटा सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो उस केस में सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो रूल 30 को इग्नोर करके डायरेक्ट किस रूल पे आ जाए, रूल 31 को वो कंसिडर कर ले। समझ आया बेटा? यानी गुड्स के केस में सीक्वेंस में रूल फॉलो होंगे बेटा, रूल 27, रूल 28, रूल 29, रूल 30, रूल 31 ऐसे फॉलो किए जाएंगे। और अदर देन जो गुड्स है बेटा सर्विसेज, तो उस केस में रूल 27, 28, 29 ये तो फॉलो होंगे और 29 के बाद डायरेक्ट जो है सप्लायर जो है 31 में जा सकता है, ये उसके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए बेटा अभी तक हमने रूल 27, 28, 29, 30 और 31 किया है। एक बार समझते हैं रूल 27 कहाँ पर अप्लाई होगा। रूल 27 अप्लाई होगा जहाँ पर बेटा कंसिडरेशन जो है कंप्लीटली मनी फॉर्म में नहीं है। तो उस केस में हम 4 क्लॉजेज देखेंगे। क्लॉज ए, ओपन मार्केट वैल्यू देखी जाएगी और ओपन मार्केट अवेलेबल नहीं है उस सप्लाई की तो फिर हम जाएंगे बेटा क्लॉज बी में। क्लॉज बी बात करती है कि मनी वैल्यू प्लस मनी इक्विवेलेंट ऑफ दैट सप्लाई। क्लॉज बी में अगर डिटरमाइन नहीं हो पाती फिर हम क्लॉज सी में जाते हैं। क्लॉज सी में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई किसकी लिया करते हैं बेटा, लाइक काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज की। इन केस क्लॉज सी भी एप्लीकेबल नहीं होता तो फिर हम देखते हैं क्लॉज डी जो बात करता है रूल 30 या 31 के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने किया था रूल 28 जो बात करता था वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन। तो उस केस में क्लॉज ए बात करता था ओपन मार्केट वैल्यू की, और इन केस अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं अवेलेबल है तो क्लॉज बी में जाएंगे। क्लॉज बी बात करता था वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज की। इन केस क्लॉज बी भी अवेलेबल नहीं है तो हम जाते थे क्लॉज सी में। क्लॉज सी फिर बात करता था रूल 30 और 31 की। साथ ही बेटा हमने यहाँ पर की थी 2 प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजो थी वो बात करती थी कि जहाँ पर गुड्स की सप्लाई की जा रही है और रेसिपिएंट जो है उन गुड्स को बेटा एज सच जो है अपने कस्टमर को जो है प्रोवाइड करा रहा है, तो उस केस में सप्लायर के पास ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता था कि रेसिपिएंट ने चार्ज की है अमाउंट अपने अनरिलेटेड कस्टमर से, उस वैल्यू का वो 90% कर सकता था। इस वैल्यू पर उसने सर्विस प्रोवाइड कराई है, वो दोनों में जो उसे ठीक लगे वो उसके पास ऑप्शन था। दूसरी प्रोविजन बात किया करती थी कि अगर रेसिपिएंट ने बेटा फुल आईटीसी ले रखा है तो उस केस में जो इनवॉइस वैल्यू उसने डिक्लेयर की है वो ही क्या हो जाएगी, डीम टू बी ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगी गुड्स और सर्विसेज की। फिर हमने पढ़ा था बेटा रूल नंबर 29 जो बात करता था वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट, कि जब एजेंट के थ्रू सप्लाई की जा रही है गुड्स की तो क्लॉज ए 2 ऑप्शन प्रोवाइड कराता है प्रिंसिपल को। नंबर 1 ओपन मार्केट वैल्यू कंसिडर कर ले प्रिंसिपल, या 80% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रेसिपिएंट फ्रॉम हिज अनरिलेटेड कस्टमर्स, उसके पास ऑप्शन हुआ करते थे। क्लॉज बी बात करता था अगर क्लॉज ए में वैल्यू डिटरमाइन नहीं होती तो रूल 30 और 31 में वो कंसिडर कर सकता है। रूल 30 फिर बात किया करता था बेटा 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ गुड्स, और इन केस ऑफ सर्विसेज कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज। ये रूल 30 हमारा बात किया करता था। रूल 31 बात करता था
रेजिडुअल मेथड की, बेस्ट जजमेंट मेथड की, कि अगर रूल 27 से लेके रूल 30 तक वैल्यू नहीं डिटरमाइन हो पाती तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में सेक्शन 15 जो है उसके प्रोविजन कंसिडर किए जाएंगे। जो प्रिंसिपल हैं, जिस प्रिंसिपल पे ये चैप्टर जो है बनाया गया है वैल्यूएशन का, उन प्रिंसिपल को कंसिडर किया जाएगा और प्रॉपर ऑफिसर जो है फिर वैल्यू डिटरमाइन कर देगा। साथ ही प्रोविजन यहाँ पर बात करती है इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, तो उसके पास बेटा ऑप्शन था कि वो रूल 30 को स्किप कर सकता था, रूल 29 के बाद वो डायरेक्ट 31 पर आ सकता था। अब रूल 31 कैपिटल ए की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग, इस केस में कैसे डिटरमाइन की जाएगी बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई? Notwithstanding anything contained in the provision of this chapter, the value in respect of supply specified below shall be determined in the manner provided here in after। देखिए रूल 31 कैपिटल ए जो है ओवर रूल कर रहा है सारे प्रोविजन जितने भी इस चैप्टर में हैं और बता रहा है कि जो लॉटरी के या बैटिंग के या गैम्बलिंग के या हॉर्स रेस के केसेस हैं उस केस में जो वैल्यूएशन की जाएगी सप्लाई की वो सिर्फ और सिर्फ रूल 31 के जो प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग ही की जाएगी। Clause A. The value of supply of lottery run by state government shall be deemed to be 100 upon 112 of the face value of ticket or of the price as notified in the official gazette by the organizing state, whichever is higher। देखिए क्या बात कर रहा है, क्लोज ए बात कर रहा है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है लॉटरी की, रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है उस लॉटरी को, तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, deemed to be 100 upon 112 of the face value of ticket or of the price as notified in the official gazette by the organizing state, whichever is higher। देखिए बेटा बात करें बेटा एक एग्जांपल की, सपोज एक लॉटरी स्कीम है जो गवर्नमेंट रन करती, तो जो फेस वैल्यू है टिकट्स की, फेस वैल्यू है टिकट्स की वो है बेटा ₹100 पर टिकट, ठीक है। और दूसरी तरफ जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो वैल्यूएशन निकाल रखी है बेटा टिकट की, उसने निकाली है बेटा 90 पर टिकट, उसने ये वैल्यू डिटरमाइन की है। तो रूल क्या बात कर रहा है बेटा, क्लॉज ए बात करता है हायर ऑफ, इन दोनों में हायर किया जाएगा किसका, 100 इंटू 100 अपॉन 112 और 90 इंटू 100 अपॉन 112, जो दोनों में हायर होगा वो क्या हो जाएगा, डीम टू बी हो जाएगी बेटा लॉटरी टिकट की वैल्यूएशन पर्पस के लिए, उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी ऑथोराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट। इस केस में क्या कर रही है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज कर रही है, तो उस केस में जो सप्लाई हो रही है लॉटरी की उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/128 of the face value of the ticket or of the price as notified in the official gazette by the organizing state। तो इस केस में लॉ बात करता है कि बेटा अगर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑथोराइज कर रही है, ऑथोराइज, तो उस केस में बेटा जो वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी सप्लाई की वो हो जाएगी बेटा 100/128 ऑफ द फेस वैल्यू और 100/128 ऑफ द प्राइस एज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, जो ऑर्गेनाइज करा रही है बेटा वो लॉटरी स्कीम, जो दोनों में हायर होगा बेटा वो ही वैल्यू कंसीडर की जाएगी लॉटरी की जीएसटी पर्पस के लिए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन दी गई है सब रूल में कि लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट का क्या मतलब है, मीन्स अ लॉटरी नॉट अलाउड टू बी सोल्ड इन एनी स्टेट अदर देन द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। मतलब यह है कि बेटा जो लॉटरी के टिकट है केवल उसी स्टेट में सेल किए जाएंगे जिस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉटरी स्कीम अप्लाई की है, अदर देन दैट स्टेट कोई भी टिकट लॉटरी का सोल्ड नहीं किया जाएगा। लॉटरी ऑथोराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, लॉटरी ऑथोराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है मीन्स अ लॉटरी विच इज ऑथोराइज टू बी सोल्ड इन स्टेट अदर देन द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स ऑल्सो, यानी जो स्टेट उसे रन कर रहा है स्कीम को उस स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भी बेटा वो सोल्ड किए जा सकते हैं टिकट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन का क्लॉज सी बात करते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजिंग स्टेट का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन द क्लॉज एफ ऑफ सब रूल 1 और रूल 2 ऑफ द लॉटरीज रेगुलेशन रूल्स 2010। ऑर्गेनाइजिंग स्टेट का सेम मीनिंग लिया गया है जो क्लॉज एफ सब रूल 1 ऑफ रूल 2 में लॉटरीज रेगुलेशन रूल्स 2010 में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है बेटा। क्लॉज 3,
The value of supply of actionable claim in the form of chance to win in betting, gambling or horse racing in a race club shall be 100% of the face value of the bet or amount paid into the totalizer। देखिए, बैटिंग, गेम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग की बात की जा रही है एक रेस क्लब में, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो लॉ बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी 100% किसका? या तो फेस वैल्यू या अमाउंट जो पे की गई है टोटलाइजेटर को, उन दोनों में से कोई भी वैल्यू अवेलेबल हो बेटा उसे मान लिया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो रूल 31 कैपिटल है यहाँ पर हमारा खत्म होता है बेटा। बात करते हैं बेटा अब रूल 32 की, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाई। याद कीजिए बेटा सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 जो बात करता था सर्टेन सप्लाईज के रिगार्डिंग कि वैल्यूएशन रूल प्रिस्क्राइब किए गए हैं और सर्टेन सप्लाईज वहाँ पर प्रिस्क्राइब कर रखी है, उनकी वैल्यूएशन उन रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। तो रूल 32 वो रूल है बेटा जो सर्टेन सप्लाईज की वैल्यूएशन करता है। बेसिकली ये जो रूल है बेटा इसमें 5 तरह की जो सप्लाई है स्पेसिफिक सप्लाईज उनकी बात की गई है, और ये जो रूल है बेटा ये ओवरराइड करता है जो भी हमने अभी तक रूल्स पढ़े हैं रूल 27 से लेके 31 तक के। ठीक है, लेकिन साथ ही ये सप्लायर को एक ऑप्शन देता है कि उसके पास ऑप्शन है इधर वो रूल 32 में आ जाए, रूल 27 से लेके 31 के जो प्रोविजन है उन्हें फॉलो कर ले, उसके पास ऑप्शन है। ठीक है बेटा, चलिए 5 तरह की कौन कौन सी सप्लाई हैं देख लेते हैं एक बार। नंबर 1, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। परचेज हो रही है या सेल हो रही है बेटा फॉरेन करेंसी या मनी चेंजिंग की सर्विस हो रही है। बुकिंग ऑफ टिकट्स फॉर एयर ट्रेवल बाय एन एयर ट्रेवल एजेंट, बुकिंग कर रहा है टिकट्स की एयर ट्रेवल एजेंट, या लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, या वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सेकंड हैंड गुड्स है, या रिडीमेबल वाउचर है बेटा, या स्टैम्प्स है, या कूपन्स है, या टोकन्स है। तो उस केस में ये 5 सप्लाई है तो उनकी वैल्यूएशन जो है रूल 32 ने डिफाइन की है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग सर्विसेज। ठीक है, 2 मेथड इस रूल में बेटा बेसिकली डिफाइन किए गए हैं। मेथड 1 में भी केस 2 हैं, ठीक है, और मेथड 2 में सिंपल एक केस है। तो मेथड 1 के 2 केस हैं, तो मेथड 1 का केस 1 करते हैं। ट्रांजैक्शन वेयर वन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इज इंडियन रुपीज। देखिए कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा है बेसिकली, यहाँ पर जो है एक्सचेंज की जा रही है मनी। याद करिए जब हमने सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि सर्विस में इंक्लूड होता है मनी फॉर्म को कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो अब उसी सर्विस की यहाँ पर बात की जा रही है, करेंसी को एक्सचेंज किया जा रहा है बेटा। लेकिन केस 1 क्या बात कर रहा है? केस 1 बात कर रहा है कि जहाँ पर एक्सचेंज तो हो रही है करेंसी, बट एक करेंसी क्या है वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट की जा रही है या एक्सचेंज की जा रही है। तो उस केस में क्या होगा देखिए, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज डिफरेंस बिटवीन बाइंग रेट और सेलिंग रेट ऑफ करेंसी एंड RBI रेफरेंस रेट फॉर दैट करेंसी एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज मल्टीप्लाइड बाय द टोटल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। लॉ क्या बात कर रहा है कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो क्या होगी? डिफरेंस बिटवीन बाइंग रेट और सेलिंग रेट ऑफ द करेंसी एंड RBI का जो रेफरेंस रेट है उस समय उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर RBI का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या होगा? तो लॉ बात करता है कि अगर RBI का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है उस करेंसी के रिगार्डिंग, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज प्रोवाइडेड और रिसीव्ड बाय पर्सन चेंजिंग द मनी। उस केस में बेटा ग्रॉस अमाउंट जो इंडियन रुपीज की प्रोवाइड की गई है या रिसीव की गई है पर्सन के द्वारा, उसका 1% जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन करके समझते हैं अच्छे से। ऑन 10th में मिस्टर दोषी कन्वर्टेड $100 into 60 rupees at the rate of 64 per USD through Eastern Money Changer. RBI रेफरेंस रेट ऑन 10th में फॉर $US इज 65 पर $। अब 10 मई को देखिए मिस्टर दोषी ने क्या किया, उनके पास $100 है बेटा और वो उन्हें रुपीज़ में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। $1 जो है वो 64 रुपीज़ का है, तो $100 कितने के हो गए? 6400 रुपीज़ के हो गए। RBI का रेफरेंस रेट जो था 10th मई को वो था बेटा 65 रुपीज़ पर $। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई बताएं। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? वैल्यू ऑफ सप्लाई रेफरेंस रेट अगर RBI का अवेलेबल होता है तो उस केस में हम क्या किया करते थे? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग रेट एंड बाइंग रेट। डिफरेंस करिए सेलिंग और बाइंग, 65 - 64
और उसकी मल्टीप्लाई कर दिया करते थे बेटा जो फॉरेन करेंसी हुआ करती थी इनटू $100, ये आ गया बेटा 100 रुपीज़। तो इस केस में बेटा 100 रुपीज़ पर जीएसटी लग जाएगी। लेकिन अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होता तो उस केस में क्या होगा, जो ग्रॉस अमाउंट है इंडियन रुपीज़ में पर्सन ने रिसीव की है, कितनी रिसीव किया है 6400, उसका 1% कर लिया जाएगा। इफ आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल देन 1% ऑफ 6400 दैट इज 64, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। समझ आ गया बेटा। अब केस 2 की बात करते हैं। ट्रांजैक्शन वेयर नीदर ऑफ द करेंसी एक्सचेंज्ड इज इंडियन रुपी। अब कोई भी करेंसी ऐसी नहीं है जो बेटा इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज की गई हो, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो वहां पर बेटा सिंपल, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट्स द पर्सन चेंजिंग द मनी वुड हैव रिसीव्ड बाय कन्वर्टिंग एट आरबीआई रेफरेंस रेट एनी ऑफ द टू करेंसीज इन इंडियन रुपीज। देखिए लॉ बात कर रहा है कि अगर वो पर्सन इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराता उस फॉरेन करेंसी को, तो जो अमाउंट होती उस अमाउंट का 1% हम कर देते। अगर दो करेंसीज हैं तो दोनों को आईएनआर में कन्वर्ट किया जाएगा और दोनों में देखा जाएगा लोअर वैल्यू किसकी है, जिसकी वैल्यू लोअर होगी उसका 1% कर दिया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, $9,000 आर कन्वर्टेड इनटू यूके पाउंड 4,500। यूएस डॉलर को बेटा पाउंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया हुआ है यूएस डॉलर का 63 रुपीज़ पर डॉलर, और यूएस डॉलर का यूके पाउंड के लिए दिया हुआ बेटा 82 रुपीज़ पर यूके पाउंड। तो इस केस में हम दोनों करेंसी का देखेंगे बेटा कितनी अमाउंट आएगी आईएनआर में, 63 इंटू 9,000 कितना होगा, 5,60,000 रुपीज़ हो जाएंगे। अगर डॉलर आईएनआर में कन्वर्ट करते तो ये होता, और इन केस अगर बेटा पाउंड को कन्वर्ट किया जाता आईएनआर में तो क्या होता, 4,500 पाउंड इंटू रुपीज़ 82 पर पाउंड, ये होता 3,69,000। दोनों में वैल्यू किसकी कम है बेटा, पाउंड की वैल्यू कम आ रही है 3,69,000। तो इस केस में 1% ऑफ 3,69,000 कर दिया जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इस पर जीएसटी लग जाएगा। मेथड 1 हो गया बेटा हमारा। अब बात करते हैं बेटा मेथड 2 की। मेथड 2 जो बात करता है बेसिकली वो स्लैब की बात करता है बेटा। यहाँ पर स्लैब प्रोवाइड की गई है। करेंसी की जो वैल्यू है अगर रुपीज़ में वो अप टू 1 लाख तक है, तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड और ₹250 विच एवर इज हाइयर, जो दोनों में हाइयर होगी वो हो जाएगी करेंसी की वैल्यू। 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, जितनी भी करेंसी एक्सचेंज की गई है अप टू 1 लाख उसका 1%, या ₹250, दोनों में जो हाइयर हो वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर एक्सीडिंग करती है करेंसी की एक्सचेंज की वैल्यू 1 लाख से, लेकिन कहाँ तक, अप टू 10 लाख तक, तो उस केस में ₹1,000 प्लस 0.50% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज एक्सीडिंग 1 लाख, यानी 1 लाख से ज़्यादा जितनी भी करेंसी की वैल्यू एक्सीड कर रही है उसका 0.50% कर दीजिए, प्लस कर दीजिए उसमें 1,000, जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक्सीडिंग 10 लाख से अगर ज़्यादा है तो 5,500 रुपीज़ प्लस 0.1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज माइनस 10 लाख और ₹60,000 विच एवर इज लोअर। चलिए बेटा एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। मिस्टर एक्स बेटा एक मनी चेंजर हैं जो एक्सचेंज करते हैं यूएस डॉलर 10,000 आईएनआर में, और 64 रुपीज़ पर यूएस डॉलर जो है ये रेट है। मिस्टर एक्स वांट्स टू वैल्यू द सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज बी ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। अब मिस्टर एक्स जो है बेटा रूल 32 के अकॉर्डिंग जो है वैल्यूशन करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, स्लैब रेट लगा दीजिए बेटा, कितनी वैल्यू है 10,000 इंटू 64 कितना हो गया बेटा, ये 6,40,000 अमाउंट आ गई, यानी अप टू 10 लाख है। तो उस केस में हम क्या स्लैब रेट लगाते थे बेटा, 1,000 प्लस 0.50% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। 6,40,000 माइनस करिए 1 लाख कितना आया, 5,40,000, उसका कितना कर दीजिए आप 0.50% कर दीजिए, ये कितना है बेटा 2,700। अब इसमें 1,000 ऐड कर दीजिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो गई 3,700 हो गई। तो इस केस में जीएसटी किस पर लगेगा, जीएसटी जो लगेगा वो लगेगा 3,700। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा एयर ट्रैवल एजेंट की सर्विसेज के बारे में। तो सिंपल, बहुत ही आसान है।
लॉ बात करता है अगर एयर ट्रेवल एजेंट डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए बेटा टिकट बुक कर रहा है तो उस केस में जो बेसिक फेयर होगा उस टिकट का उसका 5% उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और अगर इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए वो बुकिंग कर रहा है टिकट्स की तो जो बेसिक फेयर होगा उसका 10% जो है बेटा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। देखिए 5% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक एयर ट्रेवल, 10% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रेवल। अब बात करते हैं ये बेसिक फेयर होता क्या है, तो सिंपल, एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मल पेड टू द एयर ट्रेवल एजेंट बाय द एयरलाइंस। वो फेयर जिस पर कमीशन दिया जाता है एयर ट्रेवल एजेंट को वो क्या होता है, बेसिक फेयर कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखिए मिस्टर यू इज एन एयर ट्रेवल एजेंट, compute the value of supply of services made by him during a month with the help of following particulars furnished by him। particulars दिए बेटे, डोमेस्टिक बुकिंग कितनी है 1,900,000, अदर चार्जेस कितने हैं 9510, टैक्सेस कितने हैं 4,990 और टोटल वैल्यू ऑफ टिकट्स की 1,15,400। तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो कैसे कंसिडर की जाएगी, बेसिक फेयर देखिए बेटा डोमेस्टिक बुकिंग का कितना है, बेसिक फेयर है 1,900,000, इसका 5% कर दीजिए, कितना आया 5%, 5,045 ये आ गया 5%। और इंटरनेशनल बुकिंग का बेटा बेसिक फेयर कितना है 3,16,880 है, तो इस केस में इसका 10% कर दीजिए, 31,688 आ गया बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो गई 36,733। ये जो सप्लाई की वैल्यू है इस पर ही बेटा जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।